नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नेपाल मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ करने का प्रयास करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में एक समारोह को संबोधित किया। भारत और नेपाल ने आज शिक्षा और पनबिजली क्षेत्रों में 6 सहमति और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कोविड रोधी टीके कॉर्बेवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये की। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य को देश का 52वां आरक्षित अभयारण्य अधिसूचित किया गया। 75वां प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह कल से फ्रांस में। समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। मौसम विभाग ने कहा, कल से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू से राहत मिलने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज की उभरती हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत और नेपाल की मित्रता और निकटता पूरी मानवता के लिए लाभदायक होगी। श्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में एक समारोह में कहा कि भारत नेपाल के संबंध बुद्ध के विचारों के साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करेंगे। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है। बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी संग्रहालय का निर्माण भारत नेपाल सहयोग का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में डॉक्टर आम्बेडकर पीठ स्थापित करने का फैसला किया। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि भारत और नेपाल के युवा दुनिया तक बुद्ध की शिक्षा ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये साझी विरासत, ये साझी संस्कृति, ये साझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी, हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। भारत और नेपाल ने आज 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया और इन पर हस्ताक्षर किए। इनमें भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के बीच विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन के लिए डॉक्टर आम्बेडकर पीठ तथा काठमांडू विश्वविद्यालय में भारत अध्ययन पीठ स्थापित करना भी शामिल है। काठमांडू विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच सहमति के अनुसार संयुक्त रूप से एक स्नातकोत्तर उपाधि शुरू करने तथा एसजेवीएन लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच अरुण चतुर्थ परियोजना के विकास और क्रियान्वयन से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच लुम्बिनी में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री देउबा ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लुम्बिनी की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री देउबा ने कहा कि श्री मोदी की भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की विशेष तीर्थ यात्रा से नेपाल और भारत के बीच मैत्री और सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ मिला है।
इस बीच श्री देउबा के प्रति आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर उनकी नेपाल यात्रा विशेष रही। उन्होंने श्री देउबा, नेपाल सरकार और लोगों को स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल की यात्रा समाप्त कर आज कुशीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी ने मंदिर में चीवरदान किया। कुशीनगर से प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। बिहार में बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। एक रिपोर्ट। जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया समेत विभिन्न देशों से लगभग 7,000 बौद्ध भिक्षु बुद्ध जयंती समारोह में भाग लेने के लिए बोध गया आए हुए हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष के नीचे भिक्षुओं ने विश्व शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की। आज सुबह शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाबोधि मंदिर को आकर्षक और मनमोहक ढंग से सजाया गया है। विभिन्न देशों के मोनेस्ट्रीज को रंग बिरंगे झंडे और फूलों से सजाया गया है। बुद्ध जयंती समारोह को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। कोरोना महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद आज लद्दाख बौद्ध संघ ने लेह के पोलो ग्राउंड में बुद्ध पूर्णिमा समारोह का आयोजन किया। श्रद्धेय चेतसांग रिम्पोचे समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध ने गहन सत्य का प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भगवान गौतम बुद्ध भारत और विश्व के बीच एक मजबूत सेतु हैं। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि को देखने हर साल हजारों विदेशी भारत आते हैं। नई दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा दिवस कार्यक्रम में श्री रिजिजू ने कहा कि बुद्ध सदा सत्य के मार्ग पर चले। पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आने वाले समय में हर साल 25 लाख बौद्ध पर्यटक भारत आएंगे। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज 14 देशों के राजदूतों से बातचीत की और उन्हें भाजपा के कार्यक्रमों और योजनाओं से अवगत करवाया। इस चर्चा में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, डेनमार्क, भूटान, फिजी, केन्या, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, श्रीलंका, सूरीनाम और डोमिनिक गणराज्य के राजदूत शामिल थे। श्री नड्डा ने कहा कि राजदूतों और उच्चायुक्तों से बातचीत करने के लिए बुद्ध पूर्णिमा का दिन चुना गया। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध जन्मस्थल नेपाल में लुम्बिनी में पूजा अर्चना की है। इसी दिन भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 में संसद में 282 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आई थी। ये दिन भाजपा के केंद्र में सरकार बनाने की 8वीं वर्षगांठ भी है। भाजपा अध्यक्ष ने अतिथियों से नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों, भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और इसके विभिन्न विभागों के बारे में बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह जमैका यात्रा पर किंगस्टन पहुंच गए। यात्रा के पहले चरण के दूसरे दिन वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति सुबह दिन में मरकुज गारवे समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। बाद में वो किंग्स हाउस में जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से मुलाकात करेंगे। श्री कोविंद जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के साथ बैठक भी करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जमैका की इस ऐतिहासिक यात्रा पर आए राष्ट्रपति कोविंद एक सड़क मार्ग का उद्घाटन करेंगे, जिसका नाम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। साथ ही वह एक उद्यान का उद्घाटन भी करेंगे, जो इंडिया जमैका मैत्री को समर्पित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यह यात्रा इस मायने में अहम है कि प्रवासी भारतीय समुदाय जमैका की जनसंख्या का कुल 3% हिस्सा है। जमैका के इस खूबसूरत द्वीप की यात्रा पर आए राष्ट्रपति के दूसरे दिन का कार्यक्रम प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित सामूहिक भोज के साथ संपन्न होगा। जमैका से आकाशवाणी समाचार के लिए अरुण कुमार सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से बातचीत की और दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को कल सुबह ऑनलाइन संबोधित करेंगे। श्री मोदी समारोह में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों की सामूहिक परियोजना से विकसित 5G टेस्ट बेड जारी करेंगे। इस परियोजना को विकसित करने की लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। ये तकनीक भारतीय उद्योगों तथा स्टार्टअप के लिए लाभदायक होगी। देश के लिए कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा, जब स्वदेश में निर्मित भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का मुंबई के माझगांव बंदरगाह से जलावतरण किया जाएगा। दोनों समारोहों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। भारतीय नौसेना का 15B श्रेणी का सूरत युद्धपोत आधुनिक श्रेणी का है और ये गाइडेड मिसाइल को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसका निर्माण मुंबई की मझगांव डॉक्स लिमिटेड में किया गया है। 75वां प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव कल से फ्रांस में शुरू हो रहा है। इसमें अभिनेता टॉम क्रूज को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फिल्म टॉप गन मैवरिक का प्रीमियर भी होगा। समारोह के रेड कार्पेट कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ संगीतकार AR रहमान और फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल रहेंगी। समारोह के फिल्म बाजार वर्ग में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। पहली बार किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य आज अधिसूचित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये देश का 52वां अभयारण्य है। इससे क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण होगा और पर्यटन तथा विकास को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नव अधिसूचित बाघ अभयारण्य का क्षेत्र उत्तर पूर्व में रणथंभौर बाघ अभयारण्य और दक्षिण में मुकुंदरा पर्वतीय बाघ अभयारण्य के बीच होगा। इससे रणथंभौर बाघ अभयारण्य से बाघों को आने का रास्ता मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए अभयारण्य पेड़ पौधों की विविधता, शोध और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भीमलाट और रामगढ़ महल जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नेपाल मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ करने का प्रयास करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में उन्होंने एक समारोह को संबोधित किया। भारत और नेपाल ने आज शिक्षा और पनबिजली क्षेत्रों के 6 सहमति और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कोविड रोधी टीके कोर्बेवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये की। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य को देश का 52वां आरक्षित अभयारण्य अधिसूचित किया गया। 75वां प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव कल से फ्रांस में। समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। मौसम विभाग ने कहा, कल से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू से राहत मिलने की संभावना और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। हैदराबाद के कोविड वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने टीके कॉर्बेवैक्स की कीमत निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये कर दी है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। कंपनी ने कहा है कि अंतिम उपभोक्ता को इसकी कीमत 400 रुपये प्रति टीका देनी होगी और इसमें सभी तरह के कर और शुल्क शामिल होंगे। कॉर्बेवैक्स टीका देश में 5 से 12 वर्ष के बच्चों को लगाने की अनुमति दी गई है। इस बीच देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सूखे और गेहूं के टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने ऐसे अनाज की कीमतों में कटौती किए बिना औसत गुणवत्ता में 18% तक की छूट दी है। इस निर्णय से किसानों की मुश्किलें कम होंगी और घबराहट में गेहूं की बिक्री रोकी जा सकेगी। पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने 2022-23 के रबी मौसम में गेहूं की समान गुणवत्ता में छूट के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखा था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दुनिया के बहुत सारी समस्याओं का समाधान भारतीय ज्ञान प्रणाली में है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन नॉलेज सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस पाठ्य पुस्तक का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम से भारतीय ज्ञान प्रणाली को स्पष्ट तौर पर जोड़ा गया है। त्रिपुरा में माणिक साहा मंत्रिमंडल में आज 11 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए मंत्रियों में 9 भारतीय जनता पार्टी और 2 इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IEPFT के हैं। बिहार में राज्यसभा के उपचुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अनिल हेगड़े को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव 30 मई को होगा। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 19 मई है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम आज संपन्न हो गया। इस बीच वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को उस क्षेत्र को संरक्षित करने के आदेश दिए हैं जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। उस क्षेत्र में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले अदालत द्वारा नियुक्त टीम ने आज लगातार तीसरे दिन मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण टीम कल अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कई रेडियो जॉकी से बातचीत की। श्री ठाकुर ने कहा कि उनकी बातचीत सारगर्भित और रोचक रही। उन्होंने कहा कि रेडियो जॉकी रेडियो के माध्यम से जनमानस तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोविड महामारी के दौरान रेडियो की शक्ति और पहुंच एक बार फिर दिखाई दी। रेडियो जॉकी का योगदान उभरते भारत के विभिन्न पहलू दिखाने में लगातार जारी है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 52,974 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15,842 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 77 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 50,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 60,145 रुपए प्रति किलो के स्तर पर जा पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $110.60 प्रति बैरल के आसपास रहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग।
भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। उलझन यहाँ आंगन भरी, सांपा गुरासा सुना खरी। 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। उन्नीस 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। महान भारतीय को आकाशवाणी की तरफ से श्रद्धांजलि। हम आज राष्ट्रवादी रघुनाथ मुधोलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1857 को महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। उदारवादी नेता मुधोलकर 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। रघुनाथ मुधोलकर गोखले के अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक और अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और विदर्भ में अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायता की। 1890 में उन्हें भारतीयों की मांगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड भेजा गया। रघुनाथ मुधोलकर अंत तक लोगों के लिए कार्य करते रहे और 13 जनवरी 1921 को उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत आज
प्रथम स्वतंत्रता सेनानी साहू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 1859 को कैद के दौरान अंडमान द्वीप में उनका निधन हो गया। वीर साहू को नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। इस्तांबुल में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत जरीन, मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर 3 पदक पक्के कर लिए हैं। क्वार्टर फाइनल में 52 किलो में निखत ने इंग्लैंड की चार्ली डेविसन को 5-0 से पराजित किया। निखत ने बताया कि इस बाउट में उन्होंने खास रणनीति के साथ जीत दर्ज की। मेरा आज का बाउट बहुत अच्छा रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड। मेरे से टॉल थी एंड साउथपा थी। मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी कि उसका जो स्टैंड था राइट हैंड, उसको मैं ब्लॉक करके अपने राइट साइड में करूँ, और विच आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट एंड मैं यूनैनिमसली जीती हूँ। तो बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया के लिए मैंने पहला मेडल सिक्योर किया है एंड होपफुली मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहूंगी और हमारे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। 57 किलो में मनीषा ने मंगोलिया की नामुन मोनखोर को 4-1 से हराया। 48 किलो में नीतू और 81 किलो में पूजा रानी को हार का सामना करना पड़ा। नंदिनी का सामना मोरक्को की खदीजा मार्डी से होगा। भोपाल में सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में कल कर्नाटक का सामना ओडिशा से होगा। सेमीफाइनल में कर्नाटक ने हरियाणा को 2-0 से और ओडिशा ने झारखंड को 5-0 से मात दी। आईपीएल क्रिकेट में इस समय नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लू से राहत मिलने की संभावना है। वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि इन क्षेत्रों के लिए जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को येलो अलर्ट में बदल दिया गया है। अभी तक जो ट्रेंड है 3 से 5 डिग्री नीचे चल रहा है तापमान। दिल्ली का जो 47 गया था या 46 गया था कोई स्टेशन पर, और जंग पालम में भी 45-47 हुआ था, वो भी फॉल होगा। तो लू का जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है और उसकी वजह से डस्टर्म भी आज रात को हो सकता है। और हीट वेव जो है आज ओनली हम लोग एक ही दिन जो है येलो कलर रखे हैं और तापमान जो है 41-42 जाएगा। सफदरजंग में मैक्सिमम 43 जाएगा। और उसके साथ साथ जो दक्षिण अंडमान का जो समुद्र है उसमें मानसून भी आज हम लोग डिक्लेयर किया है। असम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग मंडल में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और असम राइफल्स की टीमों को राहत कार्यों में लगाया गया है। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण दीमा हसाओ जिले के अधिकतर इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विभिन्न एजेंसियों ने कल 1000 से अधिक फंसे हुए रेल यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सिक्किम आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 मई 1975 को सिक्किम 22वें राज्य के रूप में भारत का अंग बन गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नेपाल मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान भगवान बुद्ध के सिद्धांतों के साथ करने का प्रयास करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में उन्होंने एक समारोह को संबोधित किया। भारत और नेपाल ने आज शिक्षा और पनबिजली क्षेत्रों की 6 सहमति और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कोविड रोधी टीके कॉर्बोवैक्स की कीमत 840 रुपये से घटाकर 250 रुपये की। राजस्थान में रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य को देश का 52वां आरक्षित अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। 75वां प्रतिष्ठित कान फिल्म समारोह कल से फ्रांस में शुरू हो रहा है। समारोह में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। मौसम विभाग ने कहा, कल से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली में लू से राहत मिलने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में
दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।